यूनिट 4 है आपका, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है। हम 3 यूनिट की बात कर चुके हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान या शिक्षा का मनोविज्ञान इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें पहला हेडिंग है आपका, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, मतलब अच्छे टीचर्स की क्या विशेषताएं होती हैं इसमें, ठीक है, संचित। टीचिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, शिक्षण की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उस पर है ये। और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, क्लास को मैनेज करना भी एक कला होती है। टीचर के पास अगर वो कला नहीं है तो मैनेज नहीं होते स्टूडेंट, सीख नहीं पाते, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर पैदा नहीं होता है, ठीक है, वो भी एक कला होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स लर्नर्स विद स्पेशल नीड्स, शिक्षकों की स्पेशल नीड्स वाले छात्रों के प्रति क्या जिम्मेदारी है। किसी को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। कोई अबव एवरेज होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। तीनों ही प्रकार के छात्रों को डील करना शिक्षक को आना चाहिए, तो वही एक इफेक्टिव टीचर कहलाए, ठीक है रावत जी। तो पहला इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट की बात हम करेंगे अब, कि कक्षा प्रबंधन और प्रभावी शिक्षण क्या होता है। तो effective teaching and classroom management, the effective teaching and classroom management are crucial components of educational psychology that can impact students academic, personal and social development। क्या कह रहे हैं रावत जी, ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो तो है ही, ठीक है, सही बात है। मतलब एक क्रूशियल मीन्स इंपॉर्टेंट तत्व हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट तत्व, इफेक्टिव टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही मूलभूत तत्व हैं। इनकी क्या आवश्यकता होती है, स्टूडेंट्स के एकेडमिक, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए आवश्यकता होती है। एकेडमिक मतलब शिक्षक के विकास के लिए, उसके व्यक्तिगत विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए, ये तीनों है, दोनों चीज़ों का इन दोनों में ही हाथ है। यानी कि अच्छा टीचर आपका है, अच्छा मैनेजमेंट स्किल उसमें है, अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, तो आपके एजुकेशन में तो फ़ायदा है, पर्सनल डेवलपमेंट में भी है और सोशल डेवलपमेंट में भी उसका फ़ायदा है, ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट का आपका ओवरऑल लाइफ स्टाइल में भी इम्पैक्ट उसका पड़ता है, ये इसमें बताया जा रहा है। देन व्हाट इज़ द इफेक्टिव टीचिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये तो एक जनरल सी बात भाई, एजुकेशनल साइकोलॉजी में इफेक्टिव टीचिंग है क्या, ठीक। तो इफेक्टिव टीचिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रूटेड इन कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज। कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरीज में इसका रूट मिलता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, और जो होता है विनिर्माण लर्निंग थ्योरी, जो मतलब हमारा लर्निंग कैसे डेवलप होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसकी बात है। नया स्किल कैसे हम सीखते हैं, या संज्ञानात्मक विकास हमारे अंदर कैसे होता है, वहाँ से जुड़ा है। ये तो हम बहुत इसमें डिस्कस कर चुके हैं पुरानी क्लासों में, कुछ हम उसको अपलोड भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। क्या कह रहे हैं ये आदित्य, हाँ, ये कह रहे हैं कि इफेक्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू एंगेज इन एक्टिव लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्शन। Effective teaching in educational science involves using feedback and assessment to monitor and evaluate students' progress towards learning objectives। और इसमें क्या यूज करते हैं, फीडबैक को यूज करते हैं, किस बात को मॉनिटर करने के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। आपकी क्या फीडबैक है, असाइनमेंट आपसे हम क्यों मांग रहे हैं, कि आपका फीडबैक हम देखना चाह रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस मॉनिटर करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। और क्लासरूम मैनेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, क्लासरूम एक्टिविटी इंटरेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। फीडबैक जनरेट होता है ना उससे, आपकी कंडीशन का हमें पता चलेगा, हमारी कंडीशन का आपको पता चलेगा, तो उससे एक इफेक्टिव टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो इफेक्टिव टीचिंग का ये महत्व है। क्या महत्व है रावत जी, इफेक्टिव टीचिंग या प्रभावी शिक्षण का क्या महत्व है मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान, उसका क्या लाभ होगा अगर टीचिंग प्रभावकारी है, टीचर अच्छे से पढ़ा पाता है या समझा पाता है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, जो स्टूडेंट होंगे वो भी अच्छे से पढ़ लेंगे, उन्हें अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, ये तो प्रत्यक्ष ही है। और मनोवैज्ञानिक फ़ायदा क्या होगा, क्या होना चाहिए आदित्य, ग्रोथ अच्छी होगी, लर्निंग
अच्छी होगी, मेमोरी अच्छी होगी, मेमोरी तो अलग चीज़ है। क्या होगा संचित? ट्रैक करने में हेल्प मिलेगी कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, फीडबैक मतलब ये सारी ही बातें जो इसमें हमने डिस्कस की हैं उनका एक कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है सिद्धार्थ? तो ये बात हो गई। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ इफेक्टिव टीचिंग के, उसकी बात हम कर रहे हैं। उसमें कोलेबोरेटिव लर्निंग है, सहकारी या सहयोग से होने वाली लर्निंग है। उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में काम करते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर। उससे क्या होता है, आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, शेयर देयर नॉलेज और स्किल। उसको कहते हैं कोलेबोरेटिव लर्निंग। साथ में मिलके किसी काम को करना, उससे कोलेबोरेटिव लर्निंग पैदा होती है। किसी प्रॉब्लम पर काम करोगे, आइडिया शेयर करोगे, उससे वो भी एक प्रभावी शिक्षण का एक कंपोनेंट है या उसका टाइप है। ठीक है, दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी भी करना आवश्यक है, ये नहीं खाली मूक दर्शक बन के बैठे रहोगे तो क्या सीखोगे। क्लास लेनी है करके दोगे तो उससे भी कुछ नहीं सीखोगे। इसका मूल उद्देश्य तो आपको नॉलेज देना है। हमारा टेक्स्ट आपको प्रोवाइड कराना नहीं है, आपको हमने कोई ये एग्जाम में छापने का वो बताना नहीं है। हमने आपको नॉलेज देना है। नॉलेज, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाने का क्या नॉलेज आपको फ़ायदा है। एक तो आपको अप्लाइड एरिया में उसको फ़ायदा होना चाहिए, दूसरा आप कल के दिन आप टीचर बनते हो तो वहाँ आपको फ़ायदा होना चाहिए। ये आप इसका लक्ष्य है। ठीक है, यही बात है। अब आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, कल के दिन कहीं टीचर बनोगे तो वहाँ आपको इसमें फ़ायदा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होता है, स्टूडेंट आर प्रेजेंटेड विद क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स एंड गाइडेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन एंड आंसर्स। ठीक है, कोई क्वेश्चन उनके सामने उनके साथ प्रॉब्लम रखी जाती हैं है? कोई क्वेश्चन समझ में आता हो ना, मतलब डिस्कस कर लो उसका। मतलब क्वेश्चन के ऊपर काम करते हैं, किसी सॉल्यूशन के ऊपर की ओर जाते हैं उससे। ठीक है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब इंक्वायरी होगा, प्रश्न होगा तो प्रश्न के ऊपर काम होगा तो एक समाधान की ओर जाएगा। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एक विभेदनकारीण जो निर्देशन है उसका क्या फ़ायदा है इसमें। टीचर्स टेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन का उसका ये फ़ायदा होगा, अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अलग अलग प्रकार के लर्नर्स के लिए, और लर्निंग स्टाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए वो फ़ायदेमंद होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग में कोलेबोरेटिव लर्निंग होना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तीनों ही चीज़ होना चाहिए। आपकी सहकारी शिक्षा भी हो, इंक्वायरी हो, परस्पर हमारा प्रश्न उत्तर चलता रहे, और दूसरा डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हो ताकि हर प्रकार के बच्चे उसको समझ लें। एक ही प्रकार की फॉर्मल लैंग्वेज में बोलता जाऊं, किसी के समझ में ना आए, वो तो कंप्यूटर जैसा हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। एक यूट्यूब से सीखना, एक क्या कहेंगे उसको, प्रत्यक्ष रूप से सीखने में अंतर होना चाहिए ना। टीचर का हाव भाव दिखता है, मैं भी उसको पर्सनली जानता हूँ किसी स्टूडेंट को, उसका इम्पैक्ट होता है। आप उसी समय कोई क्वेश्चन कर सकते हो, उसी समय उसका आपको आंसर मिल सकता है। यूट्यूब में थोड़ी ऐसा होगा, यूट्यूब में तो आज कमेंट करोगे उसका आंसर मिलेगा कि नहीं उसका पता नहीं है। और दूसरा इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, वो क्या होता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, it involves the use of strategies and techniques that create a safe and supportive learning environment. Effective classroom management based on the principle of social learning theory and emphasizes the importance of modeling positive behavior, providing positive reinforcement for desirable behavior and using collective feedback for undesirable behavior. ठीक है, तो क्लासरूम मैनेजमेंट की जो ये बात कर रहे हैं, ये क्या है, कह रहे हैं स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स हैं जो कि एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा करता है। ठीक है, सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट पैदा करता है जो पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप करता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डेवलप करता है। ठीक है, और कलेक्टिव फीडबैक के माध्यम से अनडिजायरेबल बिहेवियर को पता करना क्लासरूम मैनेजमेंट का काम होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स हाउ वी मैनेज अवर क्लास, हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है,
एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर सकें जो सपोर्टिव हो, सीखने को लेकर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पैदा करता हो। रीइंफोर्समेंट क्या होता है पता है आपको? पता है हमने, है ना? पता है इसमें कि नहीं पता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है संचित? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ तो नहीं रहे हो आप घर में। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है आदित्य? सर किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन जो दिया जाता है। इनाम, जैसे पॉजिटिवली मैं आपको प्रेज कर दूं अच्छा काम करने में, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग सच ए रिवार्ड और सच ए पॉजिटिव एक्टिविटी एज ए पॉजिटिव थिंग, जिससे कि आपके अंदर वो एक्टिविटी दोबारा जनरेट हो। वी आर रीइंफोर्सिंग यू टू डू दैट वेरी एक्टिविटी अगेन एंड अगेन जैसे वो मोटिवेट इन दैट वेरी सिचुएशन। उस सिचुएशन अगर आपके अंदर पैदा होगी तो उससे क्या होगा, वो वाली कंडीशन में आप उसको दोबारा करने के लिए मोटिवेट होगे। माँ बाप भी आपको कहते हैं भाई बहुत अच्छा काम किया इस बालक ने, समाज भी आपसे कहता है, तो समाज भी हमारे साथ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट चलता रहता है हमारा किसी चीज़ को करने सीखने के लिए। तो भी ये क्लासरूम मैनेजमेंट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? स्ट्रेटजीज जो हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में? पहला है इस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। क्लियर रूल होने चाहिए और एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए, तब तो क्लासरूम मैनेजमेंट बैठेगा, तब तो कोऑपरेशन बैठेगा बच्चों में। हमारा कोई गोल ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्लासरूम का कोई दिशा ही नहीं है, तो उससे क्या होगा? मैनेजमेंट नहीं होगा। कोर्स मटेरियल का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका आउटकम का फिक्स होना चाहिए, इसका बच्चों का ये उद्देश्य है। मैं आपसे कह रहा हूँ एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ने का ये फ़ायदा है, तब तो आपको ध्यान आएगा, नहीं तो आप खाली ज़बरदस्ती करोगे, बैठोगे या फॉर्मली उसको ट्रीट करोगे। यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मैंने कहा तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करूँगा, फीडबैक दूंगा बच्चों को, है ना? और बच्चों का फीडबैक भी टीचर के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ होती हैं। यूजिंग कलेक्टिव फीडबैक, teachers provide feedback to students on their behavior and academic work that is designed to correct errors and promote positive change, ठीक है? तो ये बात है। तो therefore effective teaching and classroom management are essential component of educational psychology that promote students academic, personal, social development. By using evidence based practices and strategies, educators can promote positive outcomes of their students and enhance the quality of the educational experience. तो इनका फ़ायदा एकेडमिक, पर्सनल, सोशल डेवलपमेंट के लिए है, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का और क्लासरूम मैनेजमेंट का, ठीक है? तो ये तो आपका हो गया, दो टॉपिक की बात हो हमने कर ली है, इफेक्टिव टीचिंग की और क्लासरूम मैनेजमेंट की, कक्षा प्रबंधन और प्रभावी शिक्षण की हमने बात की है। अब ज़रा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इसमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर्स क्या होते हैं, प्रभावी शिक्षकों के लक्षण क्या होते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड हैज़ बीन लिंक्ड टू पॉजिटिव स्टूडेंट आउटकम्स इंक्लूडिंग प्रोवाइड improved academic achievement, motivation and engagement. Effective teachers possess certain characteristics that contribute to their success in the classroom. This section will discuss इफेक्टिव टीचर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की हम बात करेंगे, ठीक है? तो प्रभावी शिक्षकों के लक्षण क्या होते हैं उसकी बात है। तो पहला इसमें लक्षण है नॉलेजेबल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? उससे क्या फ़ायदा होगा क्लासरूम मैनेजमेंट में या एजुकेशनल साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, क्या लाभ होगा उससे? स्टूडेंट को भी ज्ञान मिलेगा थोड़ा सा, सर सही होगा। और नॉलेज नहीं होगा तो उससे क्या घाटा होगा? पढ़ाई नहीं पाएगा सर, टीचर ही समझ ही नहीं पाएगा सर उसका आगे में क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेजेबल का मतलब क्या है यहाँ पर? भाई टीचर बना है तो पढ़ा लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका टीचर है। तो यहाँ पर नॉलेजेबल लिखने का क्या मतलब? उसका कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, है या क्या है? ऐसा ही कुछ है। एक होता है देखो सुपरफिशियल नॉलेज किसी चीज़ का, एक होता है रूट नॉलेज। सुपरफिशियल तो मैंने कहा है कोई ऐसा टेक्निकल टर्म। सुपरफिशियल मतलब जो सतही होता है, ऊपर ही होता है, मतलब मास्टर होना चाहिए वो सब्जेक्ट, ऊपर ही ऊपर पर किसी चीज़ का होता है ना, जो उसको कहते हैं सतही, सतह में है जो ऊपर है, सुपरफिशियल कहेंगे, हल्का लेवल का जो है, काम चला हो। एक होगा रूट नॉलेज जो जड़ से जुड़ा होगा किसी भी चीज़ का,
तो वह होने से स्टूडेंट को सही से समझा पाएगा, एक थिंकिंग आप में क्रिएट होगी, एक कंसेप्ट आपका बैठेगा। यस सर। नहीं तो रटेगा, आपको मतलब कथा सुना जाएगा, वो कथा तुम भी घर में भूल जाओगे, अगले साल फिर नई कथा सुनोगे क्लास में। कथाओं का कोई लाभ नहीं होगा अगर नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, नॉलेज इज मस्ट फॉर एवरी टीचर टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद knowledge and to give the student proper knowledge and understanding of that very subject or of that very what topic. ठीक है रावत जी? तो knowledgeable effective teachers have a deep understanding of their subject matter and pedagogical strategies needed to convey it to their students. पेडागॉजी पता होनी चाहिए ना उसको, शिक्षा के तरीके पता होने चाहिए, टीचिंग स्किल्स पता होनी चाहिए। बीएड करोगे, कल के दिन एजुकेशन पढ़ोगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपने। पेडागॉजी वगैरह पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें यही होता है। नॉलेजेबल मीन्स उससे जुड़ा है, टीचिंग स्किल्स का भी पता होना चाहिए। कैसे कैसे काम होते हैं, मतलब कैसे काम मजदूर बड़ी बना ना बच्चे पढ़ाने। हाँ, कैसे कैसे काम होगा। भाई मजदूरी भी एक नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी एक्सपीरियंस है। वो तो बहुत बड़ा नॉलेज है। खेती किसानी मजदूरी ये तो बहुत आधारभूत नॉलेज की चीज़ें हैं, कोई मजाक की चीज़ें थोड़ी। ऐसा खेती ना आने वाला कोई बहुत बड़ा स्टैंडर्ड आदमी थोड़ी है। खेती ना आ रहा है तो उसका मतलब वो सौभाग्यशाली नहीं है, खाता तो खेत से ही पैदा हुआ अन्न है, कोई मोबाइल थोड़ी चबा रहे हो तुम। तो फैक्ट्री से जो नट बोल्ट पैदा होंगे वो खाओगे या मतलब अन्न खाओगे धरती से पैदा हो, और वो भी चाहिए शुद्ध ऑर्गेनिक, नहीं तो बीपी ब्लड शुगर और वो होके जिम करते करते लुढ़क जाओगे जैसे लोग और लुढ़क रहे हैं। ठीक है, डब्बे खाओगे, डब्बे में चले जाओगे एक दिन। ऑर्गेनाइज्ड क्या होता है टीचिंग स्किल? इफेक्टिव टीचर्स आर वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इन देयर अप्रोच टू टीचिंग. They plan their lesson in advance, set clear learning objectives and use instructional materials that are relevant and engaging for their students. ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, अच्छा लेसन प्लान होना चाहिए, अच्छा तौर तरीका होना चाहिए पढ़ाने का। एक जो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, कंटेक्स्ट जो है, जो टॉपिक है सही से वेल प्लान्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, तभी वो इफेक्टिव टीचिंग कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए उसके अंदर। स्टूडेंट को धैर्यता होनी चाहिए सुनने की। ठीक है, तभी तो धैर्य पैदा होगा, स्टूडेंट में भी पैदा होगा। जब टीचर में ही धैर्य नहीं है तो स्टूडेंट में कहाँ से धैर्य आएगा? धीरज की तो बहुत आवश्यकता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा करनी हो तो आपदकाल में करना, अपने मित्र की परीक्षा करनी हो तो आपदकाल में फोन करके देखना। धर्म की अपनी परीक्षा करनी जो मैं कितना धार्मिक हूं, तो अब जिसमें विपत्ति होगी उसमें पता करना तुम कितने धार्मिक हो। सब भूल के कहोगे मुझे मिल जाए यार जो भी। और अपनी नारी का परीक्षा करनी हो, आपकी धर्म पत्नी कितनी विवेकी है, कितना आपके कर्तव्य परायण है, तो वहाँ आपको पता चलेगा जब आपातकाल आएगा। तो पेशेंस की बहुत ही आवश्यकता है जीवन। आपातकाल मतलब विपरीत परिस्थिति, वैसी कंडीशन जहाँ पर कोई तुम्हारा सहाय ही नहीं है, न भौतिक चीज़ें काम कर पा रही हैं, न बाहरी चीज़ें काम कर पा रही हैं। सर वो तो दिल से दिल का कनेक्शन हो गया। बहुत है, दिल से दिल कनेक्शन होता है। तो क्या तेरा कनेक्शन ज़्यादा कनेक्शन मिला रहा है। एम्पैथेटिक होता है। इफेक्टिव टीचर्स डिमॉन्स्ट्रेट एम्पैथी टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू देयर इमोशनल नीड्स. They create a safe and supportive learning environment where students feel valued and respected, and they foster positive relationship with their students. और मान सम्मान होना चाहिए आपस में। ठीक है, इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए। स्टूडेंट जहाँ पर अपना आत्मसम्मान देखते हैं, मान सम्मान देखते हैं, तो वहाँ वो भी पसंद करते हैं बैठना उठना। हर स्टूडेंट को भी एक रिस्पेक्ट मिलना आवश्यक है, उस टीचर का वो लक्ष्य है। स्टूडेंट्स में भेदभाव भी नहीं होना चाहिए।
डिस्क्रिमिनेशन का भाव भी नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट का भाव होगा। उसको व्यक्तिगत, हर व्यक्ति को उसके क्षमता, उसके आधार पर समान रूप से उसको मिलने से भी एक इफेक्टिव टीचिंग का वातावरण पैदा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई, व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, मतलब जो है सर एक समान व्यवहार, एक समान व्यवहार। अभी बताएंगे। ठीक है, लेक्चर पूरा होने दो। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि मैंने जो कह दिया मतलब ये हो गया, मतलब जो है ऐसा नहीं। बात है ये ना कि व्यवहार में हमारा चेंज भी हो सके, बातों में हमारे ऐसी हो कि कुछ उसमें क्या हो, एडाप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो देयर अप्रोच और टू टीचिंग। नई चीज़ को अडाप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, कुछ नया परिस्थिति है तो उस हिसाब से ढालने की क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं क्लासरूम सेटअप में ही पढ़ा सकता हूँ, कहीं मुझे बाहर पढ़ाना पड़े, कुछ प्रैक्टिकल कराना पड़े, बच्चे को किसी दूसरे ढंग से समझाना पड़े, तो उसके लिए भी मैं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई मैं तो यहीं घूमने वाली कुर्सी में बैठ के पढ़ाऊँगा, क्लासरूम में नहीं पढ़ाऊँगा, ये नहीं होना चाहिए। मैंने जाके तुम्हें कहीं रोड में भी जाके पढ़ाना पड़े तो वहाँ पर भी पढ़ा सकने की मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। मेरे अंदर मीन्स इन एवरी टीचर्स, किसी भी टीचर के अंदर, ठीक है, विद इन एवरी टीचर दैट वेरी क्वालिटी शुड बी, नॉट शुड बी, मस्ट बी। ठीक है, दे रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल नीड and are willing to modify their instruction to meet these needs. They are also adjust their teaching in response to feedback from their students. ठीक है, ये अलग अलग स्टूडेंट्स के आधार पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को जाहिर करते हैं जो टीचर होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे कल, टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू स्पेशल नीड्स हैं। ठीक है, तो ये कल आपका समाप्त हो जाएगा।